जय हिंद। मैं सौरभ और मेरे साथ आप फिर से एक बार जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के इन्फ्लेशन टॉपिक में। अब तक हम लोगों ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या फिर इन्फ्लेशन के क्या कॉज होते हैं वो हमने देखे। आगे देखते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति का पहला टाइप है क्रीपिंग, दूसरा है वॉकिंग, तीसरा रनिंग, चौथा गैलोपिंग। गैलोपिंग का हिंदी होता है उछलना, ठीक है, और पांचवा है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ध्यान देंगे कि इन्फ्लेशन मार्केट में हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के तहत बात ही की जाती है गुड्स और मनी की, और मार्केट है तो गुड्स और मनी का होना आवश्यक है। इन्फ्लेशन में क्या पढ़ते हैं कि हमारी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ता है, और मार्केट को चलाने के लिए ये दोनों चीज़ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेह ही है या फिर इन्फ्लेशन को 100% रोकना ही होता है। इन्फ्लेशन मार्केट के चलने की एक प्रक्रिया भी है, ठीक, जिसमें कि अगर इन्फ्लेशन का रेट अप टू 5% तक रहे तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए, वो हमारे मार्केट के लिए सही समझा जाएगा और वो हमारे मार्केट को एक प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से चलाने के लिए सहयोगी होगा। लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन रेट अप टू 5% होगा, क्या होगा? अप टू 5%, सॉरी, एबव 5% होगा, यानी 5% से ज़्यादा होगा, उस स्थिति में वो हमारे इकोनॉमी को मिसबैलेंस करता है। ठीक, वो हमारे इकोनॉमी को परेशान करता है। वो हमें क्या करेगा? मुद्रास्फीति का वो स्टेज ला देगा जहां वस्तु का मूल्य महंगा हो जाएगा और हमारे पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा, अर्थात हम पैसा ज़्यादा चुकाएंगे और हमें गुड्स कम मिलेंगे। ठीक, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है? क्रीपिंग मीन्स आपको हिंदी पता है, रेंगना, लेकिन आप प्रयास करें कि इकोनॉमिक्स को इंग्लिश के टर्म के साथ पढ़ें, ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा समझ में भी आने की संभावनाएं हैं। जैसे क्रीपिंग में क्या होगा कि इस दौरान इन्फ्लेशन का रेट 2 से 3% तक होगा, उसे कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन के दौरान क्या होगा कि रेट 3% से लेकर 5% के बीच होगा, इससे कम होगा तो क्रीपिंग, ठीक, और 3 से 5% होगा तो वो समझा जाएगा वॉकिंग इन्फ्लेशन। और इस दौरान मार्केट में मनी और गुड्स दोनों का समन्वय, दोनों का तालमेल, ठीक, सही तरीके से रहता है। इस दौरान व्यक्ति की परचेजिंग कैपेसिटी भी सही होती है, साथ ही साथ मार्केट में वस्तु की अवेलेबिलिटी भी सही तरीके से होती है, और एवं मार्केट में गुड्स का जो प्राइस है वो भी नियंत्रित तरीके से रहता है, जहां पर कि किसी के लिए भी मार्केट महंगा नहीं फील होगा। ठीक, जैसे ही हमारा इन्फ्लेशन रनिंग इन्फ्लेशन के क्राइटेरिया में आएगा तो ये मार्केट में प्राइस को बढ़ाने लगेगा। इस दौरान होगा क्या कि हमारी परचेजिंग कैपेसिटी तो रहेगी, तभी हम मार्केट में जा रहे हैं। वस्तु का दाम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम खरीदने के लिए कैपेबल हैं उतना। ठीक, जैसे मॉल है तो किसी शहर में अगर मॉल की संख्या बढ़ने लगे, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो खरीदार हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। ठीक, साथ ही साथ वो उस मार्केट तक पहुँच रहे हैं, तब तो लोग अधिक से अधिक मॉल्स खोल रहे हैं। ठीक, तो इन्फ्लेशन के दौरान आप कतई नहीं समझेंगे कि आपके पास पैसा नहीं होता है। इन्फ्लेशन के दौरान आपके पास पैसा होता है, लेकिन आपके पैसे का सामान के रेस्पेक्ट में महत्व कम होता है, अर्थात आपकी परचेजिंग कैपेसिटी होती है लेकिन जो आपके पास मनी है उसका वैल्यू कम होते जाता है। ठीक, अधिक पैसा देते हैं, सामान कम मिलता है। तो रनिंग इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, और जब रनिंग इन्फ्लेशन से देश गुजरने लगता है तो इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे क्या? मॉनेटरी पॉलिसी लाएंगे, हम फिस्कल पॉलिसी लाएंगे जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखता है, हम ओपन मार्केट पॉलिसी लाएंगे जिसको आरबीआई देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी लाएंगे जिसको आरबीआई देखता है। ठीक, और इसी के माध्यम से फिर से हम पीछे जो पढ़े हुए तरीके हैं हमारे, उस तरीके से मार्केट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करेंगे। ठीक,
गैलोपिंग में स्थिति देश की और खराब होने लगती है, यानी यहां पर प्राइस और ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगता है और हमारे पैसे की कैपेसिटी कम होने लगती है, हमारे पैसे का वैल्यू कम होने लगता है, लेकिन हमारी परचेजिंग कैपेसिटी कम नहीं होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन होने का मतलब ही है कि मेरे पास पैसा है तभी मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम खरीद रहे हैं तब तो किसी वस्तु का दाम बढ़ रहा है, इस बात को समझना होगा आपको। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि यहाँ पर पैसा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सामान का रेट इतना काफ़ी भाग चुका होता है कि हमारा पैसा हमारे पास होते हुए भी उसका वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर हो जाता है, अर्थात उस पैसे का कोई मोल नहीं रहता। ठीक है, और उस कंडीशन को कहेंगे हम हाइपर इन्फ्लेशन। उस दौरान भुखमरी की स्थिति आ सकती है, देश आपका दिवालिया हो सकता है, क्योंकि आपकी जो करेंसी है वो इतनी कमज़ोर हो गई रहेगी कि उस करेंसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और यही बात देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि इन्फ्लेशन में क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड गैलोपिंग की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, ठीक, तो क्या हो रहा है, रेट बढ़ रहा है किसका, इन्फ्लेशन का। और इन्फ्लेशन के रेट के बढ़ने का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब मेरी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इधर बढ़ने पर मार्केट, और जब हमारी परचेजिंग कैपेसिटी कब बढ़ेगी, जब हमारे पास पैसा होगा, और कंज्यूमर कौन है, वो मार्केट है, कस्टमर कौन है, वो मार्केट है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि गैलोपिंग की तरफ बढ़ने पर मार्केट में मनी की लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब पैसा है हमारे पास, और वो पैसा हम कहाँ लेके जा रहे हैं, मार्केट में। तो मार्केट में पैसा बढ़ रहा है तभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ती है, जिससे मनी का वैल्यू घटता जाता है, लेकिन परचेजिंग एबिलिटी या परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है। बिल्कुल सही, पैसा हम लेकर के मार्केट की तरफ सब कुछ दौड़ता है, उस दौरान वस्तु क्या होगा, कम हो जाएगा, और साथ ही साथ हुआ क्या कि खरीदार एक साथ जब ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोडक्शन एकाएक तो बढ़ नहीं सकता, तो उस स्थिति में खरीदने वाले तो सब हैं, अर्थात पैसा तो सबके पास है, ठीक, लेकिन ज़्यादा पैसा देने पर सामान कितना मिलता है, बहुत कम, और यही स्थिति क्या होगी, वस्तु के दाम बढ़ने का स्थिति होगा, और यही कारण होगा किसका, इन्फ्लेशन का। क्लियर है? अब अगला देखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन में मार्केट में मनी की लिक्विडिटी इतना काफ़ी हो जाता है कि मार्केट में मनी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, और मनी की परचेजिंग एबिलिटी के लायक नहीं रहता, जो मैंने अभी बात आपको बताया। और यही वजह है कि हाइपर इन्फ्लेशन होने का मतलब कि देश का बिक जाना, अर्थात देश का दिवालिया हो जाना हो जाएगा। ठीक, अब इधर ध्यान देंगे, अब एक वर्ड आपको और भी मिलेगा, कोर इन्फ्लेशन। ठीक, एक यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है कि कोर इन्फ्लेशन क्या है। ठीक, तो कोर इन्फ्लेशन से हम क्या समझेंगे कि इन्फ्लेशन होने का वो कारण जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो। जैसे भारत में इन्फ्लेशन होने का कारण क्या हो सकता है, मॉनसून। क्यों? क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ का कृषि होगा। अगर ढंग से कृषि हुआ तो प्रोडक्शन सही होगा, और प्रोडक्शन सही होगा तो मार्केट में गुड्स भी रहेगा और पैसे भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मानसून ज़्यादा आ गया तो भी फसल खराब होगा तो तुरंत मार्केट में फसल का दाम बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई। ठीक, तो भारत का जो मानसून है, भारत की जो कृषि है वो डिपेंड है किस पे, एक्सटर्नल पे। ठीक, और एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ के लिए क्या है, वो है मानसून। तो कोर इन्फ्लेशन में हम किसको काउंट कर सकते हैं, भारत के रेफरेंस में मानसून को। दूसरा, भारत में प्रोडक्शन करने के लिए या कहीं भी अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको पेट्रोलियम की ज़रूरत होगी, डीजल की ज़रूरत होगी। ठीक, जो कि हमारे यहाँ अपना तो है नहीं, हम बाहर से खरीदते हैं। ठीक, हम क्रूड ऑयल वहाँ से खरीदते हैं और अपने उसको रिफाइन करते हैं। तो अगर कहीं वैश्विक स्तर पे जहाँ से हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं उन्होंने अपने क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा दिया, अर्थात कच्चे तेल का दाम बढ़ा दिया, तो उस समय भी हमारे प्रोडक्शन पे उसका असर पड़ेगा। और जब प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा तो होगा क्या कि हमारे वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ सब कुछ सही होते हुए भी
उस वस्तु का दाम क्यों बढ़ा? क्योंकि उसका एक एक्सटर्नल रिसोर्सेज था जिस पे वो तैयार हो रहा था, वो था क्रूड ऑयल, ठीक है, अर्थात कच्चा तेल जो कि हम बाहर से खरीद रहे थे। उसके दाम बढ़ने की वजह से हमें अपने वस्तु पे टैक्स बढ़ाना पड़ सकता है, अर्थात अपने वस्तु को महंगा करना पड़ेगा, ठीक। तो कोर इन्फ्लेशन वो स्थिति है जहां पर कि हमारे वस्तु का दाम एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बढ़ता हो। तो आपसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि भारत में कोर इन्फ्लेशन के कारण हैं क्रूड ऑयल, मॉनसून, तो आपका आंसर ये दोनों हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कोर इन्फ्लेशन भी समझ पा रहे होंगे कि किसी वस्तु का दाम इस वजह से बढ़ना क्योंकि उसके एक्सटर्नल जो फैक्टर हैं उनका उथल पुथल होना या फिर उनमें उतार चढ़ाव होने की वजह से आपके वस्तु का दाम बढ़ता है, तो वो होगा कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन का आपसे कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया, ये कोर इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप इसे रट रखेंगे कि कोर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन जो आपका वो है माइनस एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक। तो ये रहा कोर इन्फ्लेशन। अब कुछ पॉइंट्स यहां मैंने ऊपर लिख रखे हैं, इनको आप ध्यान देंगे। किसी वस्तु का मार्केट प्राइस एकाएक बढ़ जाए, जैसे आज 10 रुपए है, एकाएक आज आप 10 रुपए का एक पैकेट मिक्सचर खरीद के लाए थे, अगले दिन जाते हो और वही मिक्सचर 20 रुपए का मिलने लगता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इन्फ्लेशन। मार्केट में एक प्राइस किसी भी वस्तु का एकाएक हाइक कर जाए तो वो कहलाएगा इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? तो मान लीजिए कल आप एक पैकेट मिक्सचर 10 रुपए का खरीदे थे, अगले दिन गए तो 9 रुपए का मिला, उसके अगले दिन जा रहे हैं 8 रुपए का, धीरे धीरे उस वस्तु का दाम कम होता जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु के दाम में धीरे धीरे गिरावट है, वो कहलाएगा डिसइन्फ्लेशन। अगला ग्रेजुअली इंक्रीज इन प्राइस, वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेशन। रिफ्लेशन के दौरान क्या होता है कि जो सामान आज आप 10 रुपए का एक पैकेट मिक्सचर खरीद के लाए, अगले दिन गए उसका दाम बढ़ के 11 रुपए हो गया, अगले दिन जा रहे हैं उसका दाम बढ़ के 12 रुपए, यानी धीरे धीरे स्टेप वाइज उसके दाम में अगर वृद्धि हो रही है तो रिफ्लेशन, एकाएक दाम बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन, धीरे धीरे घटेगा डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। और किसी वस्तु का दाम अचानक कम हो जाए तो हो जाएगा डिफ्लेशन, ठीक है। जैसे कि 20 रुपए का कोई सामान आपने खरीदा था, अगले दिन गया सीधे 10 रुपए दाम हो गया, तो ये स्थिति क्या कहलाएगा? डिफ्लेशन कहलाएगा, ठीक है। डिफ्लेशन में क्या होगा? अचानक प्राइस गिर जाएगा, डिसइन्फ्लेशन में धीरे धीरे गिरेगा, इन्फ्लेशन में अचानक प्राइस बढ़ जाएगा और रिफ्लेशन में प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आपको कोई भी जो चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं इससे संबंधित किसी भी तरह का आपको प्रश्न हो तो आप बेशक हमसे साझा करें, हम उसका जवाब आपको देंगे, ठीक है। आप चाहें तो प्रश्न कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर इस माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको एक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अगला टॉपिक होगा हमारा कि भारत में इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है। भारत में इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करने के लिए हमने देख लिया 3 पॉलिसी लाई गई, ठीक, लेकिन भारत में इन्फ्लेशन कैसे पता चलेगा कि हाँ इन्फ्लेशन की ये स्थिति कहलाएगी और ये स्थिति इन्फ्लेशन की नहीं कहलाएगी। तो उसके लिए हम लोग 2 पैमाना यूज करते हैं, एक WPI और एक CPI। अभी देखते हैं हम आगे ये WPI क्या है और CPI क्या है। तो भारत में इन्फ्लेशन के मेजरमेंट के लिए WPI और CPI दोनों यूज होता है। अब WPI और CPI है क्या, ये चीज जानते हैं। ध्यान देंगे, WPI का फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें होता क्या है कि किसी निश्चित मूल्य पर सरकार वस्तु खरीद करके और उसको मार्केट में सप्लाई करती है। जिस निश्चित दाम पर सरकार वस्तु को खरीदती है, ठीक, और खरीद करके मार्केट में सप्लाई करती है, वो इंडेक्स ही क्या कहलाता है? WPI अर्थात होलसेल प्राइस इंडेक्स। और इस होलसेल प्राइस इंडेक्स के तहत सरकार ने कुल 687 वस्तुओं को इसके अंतर्गत रखा हुआ है, ठीक। यानी इन 687 वस्तुओं को गवर्नमेंट परचेज करके और मार्केट में एक निश्चित रेट पे फिक्स करके सप्लाई करती है, ठीक।
और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, WPI अर्थात होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाएगा। इसके अंतर्गत इन्फ्लेशन की प्रक्रिया भी इसी के अंतर्गत मेजर की जाएगी, क्योंकि यह मेजरमेंट है किसका, इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन को मेजरमेंट किया जाएगा WPI में, डिफ्लेशन को भी मेजरमेंट किया जाएगा WPI में, रिफ्लेशन को भी मेजरमेंट किया जाएगा WPI में, और डिसइन्फ्लेशन को भी मेजर किया जाएगा WPI में। ठीक, यानी कि इन सभी ये सभी जो है वो WPI के अंतर्गत तय किए जाते हैं कि कितना डिफ्लेशन चल रहा है, कितना इन्फ्लेशन है, कितना रिफ्लेशन और कितना डिसइन्फ्लेशन है। और इन चारों शब्द की चर्चा मैंने अभी तुरंत पीछे करी है। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि WPI में या फिर WPI का यूज किस तरह के नेशन करते हैं, अर्थात किस तरह के राष्ट्र या फिर देश WPI का इस्तेमाल इन्फ्लेशन के मेजरमेंट में करते हैं। तो जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं अर्थात जो भी डेवलपिंग नेशन है, जो विकासशील देश हैं, वो सभी WPI का यूज करते हैं इन सभी चीज़ों को मेजर करने के लिए। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, यानी जो कृषि प्रधान देश है, वो भी यूज करते हैं किसका, WPI का। ठीक है, यानी WPI इंडेक्स का। और इसके तहत करता क्या कि अपने यहाँ का महंगाई दर पता करता है। ग्रोथ रेट का मतलब यहाँ पे महंगाई दर से है। ठीक है, तो अपने यहाँ का महंगाई दर पता करता है कि महंगाई बढ़ी है, घटी है, तेजी से बढ़ी है, तेजी से घटी है, धीरे धीरे बढ़ी है या फिर धीरे धीरे घटी है। और इन सब का भी मतलब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन का मतलब भी यही हमने बताया आपको पीछे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मेजर करने के लिए WPI के यूज डेवलपिंग कंट्री या फिर जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं वो करती हैं। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे CPI को, अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हिंदी होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें क्या होता है कि यहाँ जो रेट फिक्स होगा, इस मूल्य पर उपभोक्ता कोई सामान खरीदेगा। यहाँ पर क्या कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत सरकार वो सामान खरीद रहा था, और यहाँ पर उपभोक्ता सामान खरीदेगा। तो CPI किसके लिए है, उपभोक्ता के लिए। इसका मतलब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, आगे देखेंगे इसी में। तो इसके तहत क्या पता लगाया जाता है, जैसे WPI के तहत तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके माध्यम से हम मार्केट की लिक्विडिटी और परचेजिंग एबिलिटी का पता करते हैं। अब देखिए, जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी या फिर परचेजिंग एबिलिटी की बात कहा तो इन्फ्लेशन का बात होगा। ठीक, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी का बढ़ना, लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे पैसे से है, अर्थात मार्केट में पैसे का ज्यादा होना। अब जैसे ही पैसा ज़्यादा होगा, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी या फिर परचेजिंग एबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो परचेजिंग एबिलिटी या फिर मार्केट में पैसे की लिक्विडिटी को पता करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, CPI का। ठीक है, और इन दोनों की बात कहते ही हम ये भी कह सकते हैं कि CPI का यूज मार्केट के इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें पढ़े हम WPI में कि WPI को मेजर करने का जो आधार है वो इसकी गणना प्रतिदिन के हिसाब से भी, साप्ताहिक भी, मासिक भी और वार्षिक भी होती है। यानी कि WPI में आप चाहें तो प्रतिदिन का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इन सभी का वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी और ईयरली भी। ठीक, जबकि CPI में आप जो गणना करना है, जो इन्फ्लेशन काउंट करते हैं, उसका बेस क्या है, उसका बेस है कि आप ईयरली ही सिर्फ गणना कर सकते हैं। जबकि WPI के तहत आप प्रतिदिन का, साप्ताहिक, मासिक या फिर वार्षिक जनगणना भी, वार्षिक गणना भी कर सकते हैं, अर्थात काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे कि इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए, इन सभी को तो काउंट करने के लिए WPI यूज किया जाता है, जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही CPI में, ठीक, इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए विश्व के जो सभी विकसित राष्ट्र हैं या फिर फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री, जो तेजी से विकसित हो रहे हैं वो राष्ट्र, इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए अपने यहाँ CPI का प्रयोग करते हैं। तो जब पूछेगा कि CPI का प्रयोग क्यों होता है,
तो सीपीआई का प्रयोग पहला कि हम अपने यहाँ इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए, या फिर मार्केट में पैसे की लिक्विडिटी और परचेजिंग एबिलिटी के लिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री जो भी हैं वो सभी अपने यहाँ के इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए सीपीआई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे इसी में एक नोट करके हमने लिखा है, देखेंगे आप कि आरबीआई के द्वारा, हम अपने भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने लिखा भी है, ठीक, और हमें पढ़ना है भारत की ही अर्थव्यवस्था। तो ध्यान देंगे कि आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सीपीआई का प्रयोग करके मार्केट की लिक्विडिटी काउंट किया जाता है, जबकि भारत सरकार डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों का प्रयोग करता है। ठीक, तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि भारत में इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसका इस्तेमाल करता है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई सीपीआई बोथ। तो आपका जवाब होगा डब्ल्यूपीआई सीपीआई बोथ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है वो यूज करता है किसका, डब्ल्यूपीआई का। साथ ही साथ एक बात और भी यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी फास्टेस्ट इकोनॉमी या फिर फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है वो अपने इन्फ्लेशन के लिए सीपीआई का यूज करता है। तो भारत एग्रीकल्चर बेस्ड भी है और फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री भी है, इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों का प्रयोग करती है, जबकि हमारा आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ सीपीआई का प्रयोग करके मार्केट की लिक्विडिटी को काउंट करता है। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि एक वर्ड बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है यहां से, स्टैगफ्लेशन क्या है। एक वन लाइनर प्रश्न बनता है, निम्न में से स्टैगफ्लेशन के उदाहरण क्या हैं। ठीक, तो ध्यान देंगे आप कि स्टैगफ्लेशन के दौरान कंट्री में अर्थात देश में या आपके नेशन में, ठीक है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ जाता है। ध्यान देंगे, जबकि हमने अब तक यह पढ़ा था कि इन्फ्लेशन हो रहा है अर्थात सबके पास पैसा है, और जब सबके पास पैसा है तो सबके पास रोजगार होगा, कुछ ना कुछ सब कोई काम कर रहा होगा, तभी तो सबके पास पैसा है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन केस आप देख रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन वो स्थिति होगी जहां पर इन्फ्लेशन भी होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, अर्थात रोजगार भी नहीं रहे, रोजगार भी कम होगा और पैसे भी ज्यादा होंगे। अब ऐसा कब हो सकता है? तो हमने आपको एक टर्म पढ़ाया था हाइपर का, ठीक, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में क्रेपिंग था, वॉकिंग था, रनिंग था, गैलोपिंग था और एक टर्म था हाइपर। हाइपर में हमने आपको बताया था कि पैसा तो होता है लेकिन पैसे का वैल्यू शून्य हो जाता है, पैसा रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, जब स्टैगफ्लेशन की स्थिति होगी देश में तो इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, अर्थात परचेजिंग कैपेसिटी सबकी होगी लेकिन वो परचेजिंग कैपेसिटी किसी काम का नहीं होगा, अर्थात पैसा तो हमारे पास होगा लेकिन वो पैसा का महत्व ही इतना गिर गया होगा कि हम अपने आप को बेरोजगार की तरफ प्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति में कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों होगा, इस चीज को आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर हम यही जानते हैं कि इन्फ्लेशन है तो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन स्टैगफ्लेशन की स्थिति में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साथ साथ चलेंगे। अब अगला देखते हैं कि रिसेशन में क्या होता है। रिसेशन में होता है कि फ्लो ऑफ मनी जो है वो एक्सेसिवली कम हो जाती है। अब देखिए फ्लो ऑफ मनी का मतलब क्या, वही जो मैं बार बार लिक्विडिटी की बात कर रहा था। तो रिसेशन में क्या होगा कि मार्केट में फ्लो ऑफ मनी एकदम से खत्म हो जाएगा, मार्केट से पैसा एकदम से गायब हो जाएगा, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, रिसेशन कहेंगे। ठीक, अब रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, तो रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट आपको बहुत सस्ते दामों पे लोन प्रोवाइड करेगी जिससे कि मार्केट में पैसा है और फिर आम जीवन चल पाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने दो टर्म लिखे हैं, इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। क्यों, इस चीज को मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं बगल में। अभी अभी हम आपसे कह रहे थे कि इन्फ्लेशन होगा तो सबकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने का मतलब कि सबके पास पैसा होगा तभी तो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और सबके पास पैसा होगा मतलब रोजगार होगा। एक चीज मैंने आपको दिखाया भी था कि प्रोडक्शन अगर होगा
तो प्रोडक्शन के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट निकलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो सबके पास पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो सबका परचेजिंग एबिलिटी बढ़ेगा, परचेजिंग एबिलिटी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा, ऐसा हमने बताया था आपको। तो ध्यान देंगे कि इन्फ्लेशन जब देश में होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी कि सबके पास रोजगार होगा। और यही तो कारण था नरेगा जो हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन का कारण। तो नरेगा में क्या हो रहा था कि सबके पास पैसा हो जा रहा था, सबको रोजगार मिल जा रहा था और सब मार्केट की तरफ भाग रहे थे, ठीक। तो इन्फ्लेशन जब होगा, जितना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा रोजगार भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का भी वही तरीका है कि मार्केट में प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ाएंगे, वस्तु की अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, ठीक। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो जो देश इन्फ्लेशन की मार झेल रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहां पर रोजगार नहीं है, रोजगार है तभी इन्फ्लेशन है, क्योंकि वहां पे लोग जो हैं, जो कस्टमर है, उनके खरीदने की परचेजिंग कैपेसिटी हाई है, यही वजह है कि वहां पर इन्फ्लेशन है, ठीक है। क्योंकि जब तक वस्तु को कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा तब तक वस्तु का दाम नहीं बढ़ सकता, और खरीद तभी सकता है जब उसके पास पैसा हो, और पैसा तभी होगा जब उसके पास रोजगार होगा, ठीक। तो ये रहा इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सबके पास पैसा होगा, और जब सबके पास पैसा होगा तो सब कोई वस्तु खरीदना चाहेगा, और जब बहुत ज़्यादा खरीदार हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वस्तु का दाम जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन होगा तो महंगाई बढ़ेगा, जितना तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ही तेजी से महंगाई बढ़ेगा, जितना तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ही तेजी से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक। लेकिन इसको भी तो ध्यान में रखना है। तो स्टैगफ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो आपने नाम सुना होगा एक फिलिप कर्व का। तो फिलिप नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जब स्टैगफ्लेशन की स्थिति होगी, क्या होगा, जब स्टैगफ्लेशन की स्थिति होगी, ये मैं फिलिप कर्व बना रहा हूं, ठीक, कुछ इस तरह का फिलिप कर्व बनेगा। और उन्होंने बताया कि जब स्टैगफ्लेशन की स्थिति होगी तो ये रहा आपका इन्फ्लेशन, ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन रहा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो उन्होंने कहा था कि स्टैगफ्लेशन के दौरान जितना ही तेजी से इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही बढ़ेगा। तो अगर आपसे पूछे कि फिलिप कर्व के अनुसार स्टैगफ्लेशन के दौरान इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो निम्न में से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, एम्प्लॉयमेंट सेम रहेगा, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, तभी लोग बेरोजगार होंगे, अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट घटेगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। जबकि अगर नॉर्मल केसेस में देखा जाए तो नॉर्मल केसेस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगा। तो ये चर्चा था हमारा भारत में इन्फ्लेशन के मेजरमेंट के लिए, ये चर्चा था हमारा कि इन्फ्लेशन को कैसे काउंट किया जा सकता है, ये चर्चा था कि स्टैगफ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन से संबंधित बहुत सारी बातें हमने यहाँ की, और ये चैप्टर पूर्ण रूप से यहाँ पे आपके एग्जाम के डिमांड के अनुसार इन्फ्लेशन टॉपिक को हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हैं मैंने आपको बता रखा है कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, तो वो आप हमसे साझा कीजिएगा। इन्फ्लेशन टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और अगला टॉपिक हमारा होगा इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखेंगे आप कि इन्फ्लेशन जब तक इकोनॉमिक्स चलता रहेगा तब तक इन्फ्लेशन से जुड़े प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।